कल मैं अभी यहाँ से निकल के मैं लखनऊ जाऊँगा। कल मैंने निकला सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे किया, आप सब साथ में थे। फिर रात में जौनपुर आया, सुबह वहाँ से निकला, अभी बनारस में था, फिर आपके मीटिंग मुगल चला, अभी फिर आके लखनऊ जाऊँगा। और कल सुबह फिर हम 9 बजे निकलेंगे और रायपुर पहुँचेंगे। वहाँ से बिलासपुर प्रोग्राम रेलवे का ही है, फिर वहाँ से भागेंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर आएंगे शाहजहांपुर, परसों शाहजहांपुर कार्यक्रम। तबीयत खराब है उसके बाद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस समय अगर आप चूक गए तो पूरे साल झंडा उठाते घूमते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। 2-3 सवाल है जो आपसे मैं करना चाहता हूँ, ये बात लोगों तक ले जाना। पहली बात तो कितने लोग यूपीएस का समर्थन करते हैं? समर्थन यूपीएस का समर्थन कितने लोग करते हैं? ऊट पटांग पेंशन योजना, यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना, उसका समर्थन कोई लाइट का कैंपस है, मुगल सराय की कॉलोनी है, रेल के कर्मचारी बैठे हैं, एक भी आदमी यूपीएस का समर्थन नहीं कर रहा। एक नेता उसकी विशेषता बता के घूम रहा है, रेल का नेता होकर के रेल का एक आदमी हाथ में उठा रहा है उस पक्ष में, और आप रेल में विशेषता बताए घूम रहे हो। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने इनका समर्थन क्यों किया, इनका किया, इनका नहीं करना चाहिए, आपको इसमें नहीं आना चाहिए। मैं एक लाइन पे क्लियर हूँ, मैं ओपीएस के साथ हूँ, एनपीएस यूपीएस के खिलाफ। पेंशन बहाल करना होगा, और जो यूपीएस का समर्थन करेगा, एनपीएस का समर्थन करेगा, विजय खुल्ला उसके खिलाफ। अच्छा लगेगा सवाल संबंधों को दिखाया जाता है कि हमारे आपके संबंध है, हमारी फला यूनियन बहुत पुरानी है, हमारी यूनियन बहुत ताकतवर है। हमने देखा कॉलोनी में दूसरे मार्च यूनियन की ताकत, इतनी बड़ी कॉलोनी में सड़क नहीं आ पाई है, यूनियन की ताकत बता रहे हो। इतने बड़े कैंपस का जो दुर्दशा है और उपलब्धि बता रहे हैं, दुर्दशा उपलब्धि हो सकती है क्या? आप तो स्थापित हो काफी समय से, और रेल के झंडे को उठा के चल रहे थे, और जब रेल का झंडा आपने झुका दिया, अब झंडे का कोई काम नहीं रहा। कोई झंडे काम है? झंडा आपने झुका दिया, रेल का स्वाभिमान था झंडा, उसको आपने झुका दिया। इसलिए उस झंडे के साथ हमें करता ही नहीं रहना। इसलिए नहीं कि मैं इनकी तरफदारी कर रहा, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और जहां तक पुरानी पेंशन की बात करूं मैं आपको, तो मुझे फक्र है कि मैं जब यूनियन में तमाम लोगों से संपर्क में आया, उसमें चाहे गार्ड काउंसिल रही हो, चाहे एलआरसा रहा हो, चाहे तमाम और हमारे संगठन रहे हों, फेडरेशन रहे होंगे, सब ने बिना शर्त हमारी पुरानी पेंशन की लड़ाई में साथ दिया। और इसीलिए हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ, बरगद के साथ खड़े हैं। प्रदूषण बहुत फैल रहा है, प्रदूषण बहुत फैल रहा है, और प्रदूषण जब ज्यादा फैले तो बरगद की छांव में ऑक्सीजन मिलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस समय प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो बरगद की छांव आपको लेना होगा, वो ऑक्सीजन ज्यादा लेता है। मानते नहीं मानते? तो आप उसके साथ खड़े रहना। अभी उपभोक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली, आपने पूर्व अध्यक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय, एक शानदार ताली आपके लिए भाई, बहुत बढ़िया। कि सवाल कभी कभी आता है कि हम जीतेंगे हारेंगे, इससे बड़ा सवाल है हम अपने हक के साथ खड़े रहे या जीत गए, ये सवाल ज्यादा बड़ा। कम से कम हारेंगे तो ये भी कहेंगे कि हमने अपने मुद्दे को नहीं छोड़ा, हमारे मुद्दे से नहीं भटके, हम अपने मुद्दे डटे। और रही बात जीतने की, तो मेरे पास पूरे देश भर के रेलवे के तमाम लोगों का लगातार फोन मैसेज आ रहा है। पूरे देश के रेल के कर्मचारी में जबरदस्त गुस्सा है,
गुस्सा इस बात का है कि हमारे आंखों के सामने हमारे बुढ़ापे की लाठी का ले जाकर के गिरवी रख दी गई। इस बात का गुस्सा है। मैं कह रहा हूं, आप तो समर्थन में हैं, आप तो लड़ाकू हैं, आप तो क्रांतिकारी, आप तो साथ है। उनके संगठन में तमाम लोग हैं जो मेरे पास फोन करते हैं, सर मुझे दुख होता है अपने संगठन, अपने नेता का नाम लेने में शर्म आती है, आपको लोग रेल के लोग डरिया रहे हैं। और इसका नजारा मैं दूर नहीं जाऊंगा, यही टेस्ट कर दूंगा। एक बड़े नेता है हमारे साथ डिबेट में बैठे, और जैसे मैंने पूछा कि जब एनपीएस लागू हुई तो उसने दस्तखत कौन किया था, किस यूनियन के लोग थे उस समय, उसके ट्रस्टी कौन थे, क्या एनपीएस ने रेल के मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारी ने सिग्नेचर किया, सहमति दी है। और जो ओपीएस ले रहा हो वो यूपीएस का समर्थन कैसे कर सकता है। डिबेट छोड़ भाग गए। अगले डिबेट में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि विजय बंधु होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो मेरा लेकिन इस समय दिमाग लगाना काम, क्योंकि दोनों जो मान्यता प्राप्त यूनियन है देश के लाखों लाख लोगों के साथ धाराघात किया है। दोनों की बात करना, जब दो की बात आती है तो एक पीछे छिप जाता है। दो एक्टर है, एक डायरेक्टर है। एक्टर सामने होता है, डायरेक्टर पीछे होता है। एक सरकार का सहयोगी भाग है, वो डायरेक्टर है। और मजेदार बताओ, वो डायरेक्टर इन दोनों एक्टर को भी खुद हराना चाहता है। मैं बता रहा हूं, वो खुद हराना चाहता है, क्योंकि उसकी बैटिंग कोई मंत्री कर रहा है। अब सोचो, कल्पना करो, जिस संगठन को जिताने के लिए रेल मंत्री का बैठ कर रहा हो, कल वो जीत भी जाते हैं तो हिम्मत है रेल मंत्री के सामने आंख से आंख मिला के आपकी बात रखने का? तो दो एक्टर, एक डायरेक्टर, इन तीनों से सावधान रहना। इशारा समझ रहे हैं? पढ़े लिखों की इशारा काफी है ना। अब नाम लेकर के अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो है, सही बात है। पूरी देश में जहां भी जा रहे हैं उन रेल के नेता मेरे के नाम ले रहे हैं। वो विजय बंधु, वो विजय बंधु, बहुत लोग मेरा नाम नहीं जानते, उनकी यूनियन वाले वो भी जान जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी बला है, ये कौन सा व्यक्ति है, ये कहां से आ गया? हमारा प्रचार ही कर दे रहे हैं और जहां जा रहे मेरे नाम ले रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं। वो कह रहे शिक्षक है, रेल से क्या मतलब? बिल्कुल सही। भगत सिंह पंजाब के थे, पूरे देश की लड़ाई क्यों लड़े? पंजाब की आजादी मांगते, देश की आजादी क्यों मांगा? बोलो, देश की आजादी। हम यहाँ एक कर्मचारी जमात है, हमारी एक कर्मचारी समूह है, हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी के साथ हैं। उसमें आप डिफरेंस पैदा कर रहे हो। डर क्यों ज्यादा है? क्योंकि विजय बंधु की अपील अगर कारगर गई तो फिर वह बाहर हो जाएंगे। इस बात को मुझे और मुझे नौजवानों पर बहुत फख्र है कि नौजवान इस बार बदलाव लाने जा रहा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो। दूसरी बात, जो रेल के बारे में हम सब पहले जानते थे, रेल इस देश की रीढ़ है, आन बान शान है भारतीय रेल। उसको दुर्दशा पर लाने वाले यही सब लोग हैं। आज निजीकरण हुआ रेलवे में, जबकि यही बनारस की वो भूमि थी जहां प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल के गए थे कि रेल का निजीकरण। पर दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री का है, जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो नहीं बोलेंगे वही कर डालेंगे। ये जो उनका निजीकरण नहीं करेंगे, इसका मतलब पूरा प्लान तैयार है। ये हमेशा उनका कुछ भी मतलब बोलना जो है वो दूसरी बात है। बनारस में बोल के गए थे चुनाव समय में कि मैं तो रेल में काम किया हूं, रेल में चाय बेचा हूं। और मैं बता रहा हूं, अगर ये स्थिति उसी समय निजीकरण हो गया होता तो चाय बेचने का मौका ही नहीं मिलता। जब स्टेशन बिक जाएगा तो भाई क्यों गुजरने देगा? बात समझिए बात। तो रेल का निजीकरण आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप इसको समझते नहीं समझते, क्योंकि रेल के आदमी को समझना जरूरी है निजीकरण क्या है। निजीकरण का मतलब हुआ आपके जितने अधिकार वो संविधान में सरकार में ना होकर के पूंजीपतियों के हाथ में चले जाए। ये निजीकरण है। निजीकरण जैसे कैंपस है,
इसमें हम भी सभा कर लेंगे, बगल में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। सरकारी मतलब हमारी सरकार की, इसमें हमारा भी दावा है, उनका भी दावा है, मैं नहीं कहता, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी संस्थान है, सरकारी जगह है। लेकिन यही बगल में किसी का घर बना हो निजी, उसके घर में मीटिंग कर सकते हैं बिना उसकी इजाजत के, वो निजी हो गया। यही निजीकरण है। सरकारी हमारी है, निजी उसके हाथ में। रेल को पूरी तरह से निजी हाथों में बिल्कुल दे दिया जाएगा, और जो बचा खुचा वो भी दे दिया जाएगा। नौकरियां खाली है नहीं रेल में, कितने लाख खाली है? 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर रेल में पद खाली है। जो स्वर्णकाल बता रहे हैं, खाली क्यों रखवा दिए? किसके समय आए आउटसोर्सिंग? किसके समय आया संविदा? आउटसोर्सिंग संविदा नौजवानों के साथ सबसे बड़ा अभिशाप है, और उसका नाम आउटसोर्सिंग, क्योंकि नया जमाना है तो नया शब्द लाया गया है। आउटसोर्सिंग की संविदा, नया जमाना नया शब्द, उसका पूरा मतलब है गुलामगिरी, है या नहीं? सीधा, क्योंकि आप समझ ना पाए इसलिए आउटसोर्सिंग संविदा वो गुलामगिरी है, और गुलाम को आप जानते हैं, उसके कोई अधिकार नहीं होता, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, वो जैसे मन रखना चाहे उसे। ये सारे मान्यता प्राप्त लोगों ने आउटसोर्सिंग संविदा लाया, क्योंकि इसमें कमीशन का बहुत बड़ा खेल है। मैं एक बार देर से जा रहा था, एक व्यक्ति वो चक्कर देने आते हैं ना, मैंने पूछ लिया ऐसे, हमने कहा अटेंडेंट, हमने कहा भाई आप सरकारी हो कि प्राइवेट हो? अब रेल के डिब्बे में बैठ के सवाल पूछना पड़ रहा, सरकारी ट्रेन, सरकारी पटरी, सरकारी स्टेशन, सरकारी ड्राइवर, उसमें हम पूछ रहे थे लेकिन क्या? वो बताया सर आउटसोर्सिंग क्या है। हमने कहा तनख्वाह कितनी? सर 14,000 को, लेकिन 9,000 मिलता। आपके सामने 14,000 और मिल कितना रहा है? 10 का 14,000, और मान्यता प्राप्त करे सरकार है, ये अमृतकाल है। 14,000 को 10 कराओ, 9,000 को, ये अमृतकाल है क्या? अमृतकाल नहीं, इसे हटा दीजिए, क्या बता? ये मृतकाल, सरकारी संस्थाओं का अमृतकाल, सरकारी पदों का अमृतकाल, यही चल रहा है। तो आपको थोड़ा सावधान होना है, और आप 11 साल बाद ये अवसर पाए, जबकि होना नहीं चाहिए, जो समय उसके पीरियड होना चाहिए। 11 साल बाद आपको मौका आया है। एक विशेष ध्यान रखिएगा, अगर रेल में वो मान्यता प्राप्त लोग जीत गए, इसका मतलब सरकार समझेगी कि रेल के लोगों को यूपीएस अच्छी है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर यूपीएस जीतती है, मान्यता प्राप्त जीतती है, यूपीएस जीत गई, इसका मतलब सरकार के पास क्या मैसेज गया कि रेल के लोगों को स्वीकार है। अब एक भी हाथ नहीं उठाए उसके पक्ष में, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। और ध्यान रखना, हमने तमाम सारा लोकसभा विधानसभा में वोट फॉर यूपीएस की अपील की, वहां कर्मचारी कितना होता है? 3%, 4%, बाकी जनता देती है। मजेदार बात है, रेल के चुनाव में रेल का कर्मचारी ही देगा, पूरा का पूरा निर्णय आपके हाथ में। अगर आप लोगों को समझाने जाए और वोट डलवाने जाए और यूपीएस वाले हार जाए, तो सरकार के पास संदेश जाएगा कि बुद्धों के पास कुछ बात रह नहीं गई। बंधु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। पेंशन हक है, लेके रहेंगे। और मैं तो कह रहा हूं, जो लोग रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, काशी अयोध्या की इच्छा बना दिया है, क्या फायदा? ये नौजवान है, लड़ लेगा भाई, अपनी लड़ाई नौजवान लड़े। जो चल नहीं पा रहा है, रेल बचाएंगे, खुद चल नहीं पा रहे, मंच पर उनको पकड़ बैठाया जाता है। चल नहीं पा रहे, कह रहे रेल बदलेंगे, रेल बदलते बदलते पूरा बिका दिए, है नहीं? तो चाहे वो एलारसा के साथी हो, चाहे वो ट्रैकमैन हो, चाहे जिस विभाग के लोग हों, आप